नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों हम पर्यावरण के कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप खुद एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सभी प्रश्न आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक एक प्रश्न आप ध्यान से देखिए। पहला है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 1935 में हुई थी। ठीक है। एक नाम और है इसका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, इसका एक नाम और है, वह नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और यह कहाँ स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो आप बताएंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वाशरकोर नामक रोग की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है आपको यह बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो इसमें आपका सही जवाब होगा क्वाशरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। इसकी कमी से जो ये क्वाशरकोर रोग होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, शरीर का पूर्णतः मतलब संतुलित तरीके से शरीर का विकास नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है। किसकी तीव्रता नापी जाती है आपको यह बताना है। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट और कितने अच्छे प्रश्न हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो देखिए दोस्तों, रिएक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किसकी तीव्रता मापी जाती है? बी ऑप्शन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक। और अगर यंत्र की बात करेगा तो आप बताएंगे सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको यह बताना है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में? तो आपका जवाब क्या होगा? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। समय दिनांक की अगर बात करें तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो इसमें आपका क्या जवाब होगा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखेंगे, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल या फिर थायरॉक्सिन या थाइमिन? तो इसमें आप लोग देखिए, चावल को जब पॉलिश करते हैं तो इसमें से आपका विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का मतलब, या विटामिन B1 का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो आपका थाइमिन होता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही होगा। थाइमिन विटामिन जो है नष्ट हो जाता है जब आप चावल को पॉलिश करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप देखिए। और इसे विटामिन B1 भी कहते हैं। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। ठीक है। चलिए, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल, फल। तो आपका सही जवाब क्या होगा? लौंग और केसर पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कली से प्राप्त किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि केसर का उत्पादन, इसमें देखिए लौंग और केसर दोनों आया है, केसर का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा लौंग का उत्पादन कहां पर होता है तो आप बताएंगे केरल राज्य में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांश, बाघ, कस्तूरी मृग। तो देखिए इसमें दोस्तों
मोनाल, बुरांश, कस्तूरी मृग ये जो है उत्तराखंड का राज्य प्रतीक है, लेकिन बाघ आपका ये उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए मोनाल की बात करते हैं, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मोनाल क्या है, यह जो है राजकीय पक्षी है, कहाँ का, उत्तराखंड का। ठीक है, और अगर बुरांश की बात करें तो यह बुरांश जो है ये राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड का, और ये कस्तूरी मृग जो है यह राजकीय पशु है उत्तराखंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, उन्हें आपको बताना है। ए बी सी डी, इसमें से आपका कौन सा जवाब होगा, आप लोग बताइए। 3R का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। 3R, एक आर का मतलब होता है, पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग। और 3R में दूसरे आर का मतलब क्या हुआ, रीयूज, रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। और तीसरा आर जो होता है उसका मतलब होता है रिसाइकल, मतलब पुनः चक्रण करना। तो आपका जवाब इसमें क्या होगा कि कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। नेक्स्ट है, ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल। तो अप्रदूषकी का मतलब जो प्रदूषण, जिसमें प्रदूषण ना हो, तो आप बोलेंगे इसमें आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है, सूर्य की ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा ये जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा। यह जो है गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आपका इसमें बी ऑप्शन राइट है। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी का उष्मायन, देखिए पृथ्वी का उष्मायन इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। आप कह सकते हैं पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है तो उसे पृथ्वी के उष्मायन के नाम से जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस की जो अधिकता होती है और उसके कारण जो वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है, उसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इस तरह से आपका इसमें क्या हो जाएगा सही, आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है उसी को हम पृथ्वी का उष्मायन कहते हैं। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही है। इसमें से और प्रश्न बनता है दोस्तों, आपसे पूछता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, यह सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, किस लिए प्रयुक्त की जाती है आपको यह बताना है। तो दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि से वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है। वस्तु की आयु का मतलब क्या हुआ कि जो जंतु होते हैं या पौधे होते हैं उनके अवशेषों के आधार पर उनका जीवन काल निकाला जाता है, या उनका समय चक्र का जो निर्धारण किया जाता है वो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना क्या कहलाता है, आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों आपका सही जवाब होगा स्टोन लेप्रोसी। क्या होगा, बी ऑप्शन देखिए, स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना या मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो आपका जवाब होगा स्पर्श गंगा अभियान। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है गंगा की स्वच्छता करना, गंगा को साफ करना। ठीक है, और यह उत्तराखंड में शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है। जो परिणाम है, किसका परिणाम है आपको बताना है, समुद्र में बिखरे तेल का परिणाम है, या फिर वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने से, या औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने से। तो आपका जवाब इसमें क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए मिनी माटा रोग जो होता है दोस्तों, ये जो शरीर में जब पारे की अधिकता हो जाती है इसी कारण मिनी माटा रोग हो जाता है। ठीक है, और यह कब होता है, यह जो है पारे की अधिक, जब औद्योगिक इकाइयों द्वारा, आप तीसरा विकल्प देखिए, जब औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है और इस दूषित जल को जब आप पी लेते हैं या कोई मनुष्य पी लेता है तो उसे जो है मिनी माटा रोग हो जाता है, या उस रोग से वह ग्रसित हो जाता है। ठीक है, और इसे सबसे पहले कहाँ देखा गया था, जापान में देखा गया था। तो इस तरह से दोस्तों आपका सी ऑप्शन इसमें राइट है, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर होता है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईयूसीएन, यूनिसेफ, आईयूपीएसी, डब्ल्यूएचओ। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा जो है आईयूसीएन की से जो है आईयूसीएन संस्था करती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? आईयूसीएन है। इसका फुल फॉर्म हमने बताया था, इसका फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए। आईयूसीएन का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों, जो पानी पंचायत है यह जो है सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1972 में की गई थी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन कीड़ों को रोकती है? अवरक्त कीड़े, एक्स कीड़े, पराबैंगनी कीड़े? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर, पराबैंगनी कीड़ों को रोकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होगा इसका आंसर। यह जो है ओजोन परत सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी कीड़े होती हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, उसे यह रोक लेती है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? आपको यह बताना है। तो संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक का जो लेखन किया था, जिसने लेखन किया था, उनका नाम है सरला बहन। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। ठीक है, और आप लोग बताइए जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य है, कमेंट में बताइए। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है आपको यह बताना है। तो 11 जुलाई को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? आपको यह बताना है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो में। बी ऑप्शन देखिए, रियो डी जेनेरियो में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वदा उचित है? आपको यह बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। इससे भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, कैसा होगा? तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? मेढक जब टिड्डे को खाता है तो आपका ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को दर्शाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग देखिए इसको। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कटे और घाव को आप किससे मिलाएंगे? हल्दी के चूर्ण से मिलाएंगे। जब कटता है या घाव होता है तो हल्दी के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है घरेलू उपचार में। सामान्य ज्वर की बात करें तो सामान्य ज्वर के लिए आप मेथी के बीजों की चाय का प्रयोग करते हैं। आंखों की सूजन की बात करें तो आंखों की सूजन के लिए आप ताजे धनिये के बीजों का प्रयोग करेंगे। दांत के दर्द के लिए आप हींग के चूर्ण का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि? आपका सही जवाब होगा समुद्र। यह पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, समुद्र। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र? तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? इसमें आपका सही जवाब होगा वृक्ष मित्र। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे रिंगाल, क्या है? रिंगाल बांस। ये जो है बांस के जैसे झाड़ी है, ये जो है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह इमारती लकड़ी नहीं है, इसमें इमारती लकड़ी लिखा गया है, यह इस गलत है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। बाकी जैट्रोफा, बायोडीजल सही है, बांस जो है चारा, और चीड़ जो है लीसा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म
पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, क्लोरोफिल तथा रसधानी। क्लोरोफिल तथा रसधानी यह क्या है? यह पौधों में पाई जाती है और यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है, बाकी सब जंतुओं में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्न में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, आपको यह बताना है। तो यह चर्चा की संभावना है, अभिव्यक्ति की संभावना है, प्रश्न पूछने की संभावना है, लेकिन प्रयोग की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा जा रहा है वे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, देंगे, ठीक है। क्योंकि पहले के लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, वयोवृद्ध लोगों से पूछा जा रहा है कि जब वे जवान थे और तब जो है ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों 30 प्रश्न आपने पूरा कंप्लीट किया। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।